चैप्टर में आज के चैप्टर का नाम है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, यानी एक ऐसा वक्त जब एक ही पार्टी, एक सिंगल पार्टी डोमिनेंस कर रही थी, हुकूमत कर रही थी। ठीक है। इसमें आमतौर पे 3 इलेक्शन है। पहला इलेक्शन कब हुआ था हमारा? 1900 कब हुआ था? बोलो भाई, कब हुआ था पहला इलेक्शन? 1952 1952 में। 1952 आमना साहब 1952 अपना माइक जो है ऑफ कर लीजिए। और दूसरा इलेक्शन हमारा कब हुआ था? 1900। बस दूसरा तो 57 में हुआ था। तीसरा कब हुआ था? 1962 62 में। 1962 तो ये आमतौर पे 3 इलेक्शन ऐसे थे, 62 वाला, 57 वाला और 52 वाला। ये 3 इलेक्शन ऐसे थे जिसके अंदर जो मेजोरिटी आई थी वो कांग्रेस की आई थी। इसके बाद भी कई कांग्रेस। मर्तबा कांग्रेस की आई, लेकिन इतनी मेजोरिटी नहीं आई। इसकी बहुत सारी वजह हैं, इस चैप्टर में हम उसको देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली चीज इस चैप्टर के अंदर ये देखी जाएगी कि भाई आखिर कौन सी वो चीज थी या कौन सी वो वजह थी जिसकी बिना पर हम डेमोक्रेसी लेकर के नहीं आ पा रहे थे। आपको पता है ना कि हिंदुस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर जिस वक्त वो आजाद हुआ था उस वक्त अनपढ़ लोग बहुत ज्यादा थे। ये बात पता है ना, आपने पहले देखी है। आपने एक चीज और यस पढ़ी सर। थी अपने 11th क्लास की बुक में, उसको आप बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ये याद है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये भी आपको 2 वर्ड याद होने चाहिए। ये दोनों इलेक्शन के प्रोसेस हैं। जो आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का मतलब ये कि भाई जिसके पास ज्यादा सीटें आ गई वो जीत गया, और जिसके पास ज्यादा से कम सीटें आई वो हार गया। लेकिन जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर ये होता है कि जिसके पास जितनी परसेंट सीटें आई, जिसके पास जितने परसेंट वोट आए, वो उतने परसेंट सीटों को जीत गया। ठीक है। तो सेकंड वाला हमने छोड़ दिया आमतौर पे लोकसभा के अंदर, और जो हमारे विधानसभा की इलेक्शन है इसके अंदर हमने फर्स्ट वाला अपनाया, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। क्योंकि यहाँ जो है इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी, जाहिल लोग बहुत ज्यादा थे। लफ्ज जाहिल अच्छा बोलने में नहीं लगता, लेकिन हकीकत यही थी कि अनपढ़ लोग ज्यादा थे। तो वो चीजें, ठीक है, इस बात को हल्का सा जहन में रखें। आगे पढ़ेंगे तो उसको हम बहुत अच्छे से देख लेंगे। तो बात ये थी कि भाई डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ा चैलेंज क्यों थी, है ना? चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जाहिल लोग थे। ठीक है भाई, बहुत ज्यादा जाहिल लोग थे, समझ में आता है। तो इसका डेमोक्रेसी से क्या ताल्लुक है? तो आम तौर पे डेमोक्रेसी जो हुआ करती थी ऐसी कंट्री के अंदर हुआ करती थी जहां पर अनपढ़ जाहिल लोग नहीं होते थे। ठीक है। वेस्टर्न कल्चर के अंदर या वेस्टर्न कंट्री के अंदर, उन कंट्री के अंदर आमतौर पे डेमोक्रेसी हुआ करती थी जहां पर एजुकेशन लेवल बहुत हाई है, जहां इकोनॉमिक बहुत अच्छी है, जहां ग्रोथ बहुत अच्छी है। जो पॉवर्टी के इलाके थे, पॉवर्टी का कल्चर हुआ करता था या फिर एरिया हुआ करता था, वहां आमतौर पे डेमोक्रेसी नहीं होती थी। तो भाई जो नए नए मुल्क आजाद होते थे, जो कॉलोनियल रूल से निकल करके इंडिपेंडेंस पाते थे, फिर वो लोग क्या करते थे? तो वो लोग ये करते थे कि वो जो डेमोक्रेसी रखते थे वो सिर्फ नाम की रखते थे। नाम निहाद डेमोक्रेसी से उनके पास होती थी, वो रियल डेमोक्रेसी नहीं रखते थे। बोले ये क्या मतलब साहब भाई, आप बोल रहे हैं नाम निहाद? डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेसी है ना, ये नाम निहाद कहां से आ गई? तो नाम निहाद का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी वो सिर्फ नॉमिनल है, नाम के लिए है। असल में ऐसा होता था कि सिर्फ एक पार्टी हमेशा डोमिनेंस करेगी, और उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ये लिखा रहता था कहीं ना कहीं किसी लफ्ज के अंदर, या तो एक पार्टी उसको कंट्रोल करेगी पूरे कंट्री को, या फिर एक कोई लीडर उसको कंट्रोल करेगा, या डायरेक्टली मिलिट्री के लोग आकर के, आर्मी के लोग आकर के उसको कंट्रोल करेंगे। जाहिर सी बात है, जब आर्मी के लोग आकर के उसको कंट्रोल कर रहे हैं या सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के आदमी आकर के
उसको कंट्रोल कर रहे हैं, या एक पॉलिटिकल लीडर आके उसको कंट्रोल कर रहा है, तो जब सिर्फ एक ही आदमी, एक ही पार्टी, या सिर्फ आर्मी के लोग आकर उसको जो है कंट्रोल कर रहे हैं, उस कंट्री को कंट्रोल कर रहे हैं, उस कंट्री को गवर्न कर रहे हैं, उसकी गवर्नमेंट को चला रहे हैं, उसके फंक्शन को जो है चला रहे हैं, उसके ऊपर एक्शन अलग अलग तरीके से ले रहे हैं, तो वो मुकम्मल तौर पे किसी भी सूरत के अंदर रियल डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। बात समझ आ रही है? डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जी। डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन बड़ी आम सी है कि बाय द of the पीपल, people by the of the बाय द people बाय by पीपल, द the पीपल people फॉर द for the पीपल, people। यानी लोगों की गवर्नमेंट, है ना, ऑफ द पीपल, लोगों के लिए। लोगों की गवर्नमेंट, ये समझ में, लोगों की गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट लोगों की होगी, किसी एक ही पार्टी की हो ये जरूरी नहीं है, किसी की भी हो सकती है, बाय द पीपल, और गवर्नमेंट चुनी जाएगी लोगों के जरिए, लोगों की ही गवर्नमेंट बनेगी, मतलब लोगों में से जो चाहे उठे और उठ करके इलेक्शन लड़ ले, सबको इस बात का हक हासिल होगा कि वो इलेक्शन लड़ सकता है। इसका मतलब कि कोई वन लीडर या कोई वन पॉलिटिकल पार्टी आकर के यहाँ डोमिनेंस नहीं करेगी, हमेशा ही वो रहे, ये जरूरी नहीं है। अगर कोई किसी के अंदर दम है, उठे इलेक्शन ले लड़े और आकर के अपनी पार्टी बना ले, ठीक है। तो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, यानी जिसको लोग चाहेंगे, कॉमन पीपल चाहेंगे, वो यहां आकर के गवर्नमेंट बनाएगा, है ना। फॉर द पीपल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीरों के लिए काम करोगे, सिर्फ जमींदारों के लिए काम करोगे, सिर्फ जो है रईसों के लिए काम करोगे, सिर्फ लाइट फैमिली के लिए काम करोगे, ऐसा नहीं, सबके लिए काम करोगे, फॉर द पीपल, कॉमन पीपल के लिए काम करोगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट का मतलब ये है, आम तौर पे जब भी कॉलोनियल रूल से कुछ कंट्री आजाद हुआ करती थी, वो ऐसा करती थी, वो एक बहाना बनाती थी, वो कहती थी हमारे पास इकोनॉमिक अच्छी नहीं है, हमारे पास ग्रोथ नहीं है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज्यादा खराब है, हमारे पास एग्रीकल्चर नहीं है, हमारे पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं है, बहुत उनके, और हकीकत भी होती थी, ऐसा नहीं कि वो 100% झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कुछ झूठ भी बोलते थे डेमोक्रेसी ना देने के लिए। तो फिर आम तौर पे वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी को मतलब नॉमिनल डेमोक्रेटिक पार्टी करके वो रख लेते थे, और सिर्फ एक पार्टी वहां डोमिनेंस करती थी। और जब एक बार नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाती है, तो उसको हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, नामुमकिन की तरह है, ठीक है। जब एक बार आ गई सो आ गई, उसको हटा लो, ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है। फिर इंडिया में भाई कैसा हुआ, इंडिया के अंदर ऐसा क्या हो गया कि इंडिया वाले जो है इन्होंने डेमोक्रेसी अपना ली। तो इंडिया में जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो उससे ही ये बात, वहीं से ये शुरुआत हो गई थी कि भाई हम जब भी आजाद होंगे तो हम डेमोक्रेसी लेकर के आएंगे, हम डेमोक्रेसी लेकर के आएंगे। और यहाँ बहुत सारे बैरिस्टर थे, बहुत सारे वकील थे, जो लंदन से और न जाने कहाँ कहाँ से पढ़ करके आए थे। उनका नजरिया ये था, उनका ख्याल ये था कि हम जो है जब भी हिंदुस्तान आजाद होगा तो हम डेमोक्रेसी लेकर के आएंगे। अच्छा, हम कैसी डेमोक्रेसी लेकर के आएंगे? हम ऐसी डेमोक्रेसी लेकर के आएंगे जो बड़े बड़े रिच कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी होती है। कैसी भाई, क्या मतलब? बोले हम जो है सबको वोट का अधिकार देंगे, यानी जो जो 21 साल की उम्र से ऊपर होगा हम सबको वोट का अधिकार देंगे। बोले क्या मतलब? बोले औरत हो चाहे मर्द हो सबको देंगे। उस वक्त यूरोप कंट्री के अंदर कुछ कंट्रियां ऐसी थी यूरोप के अंदर जो औरतों को वोट का अधिकार नहीं देती थी, लेकिन हिंदुस्तान एक पहली ऐसी कंट्री बना, जैसे ही उसने इंडिपेंडेंस पाई तो उसने ऐलान कर दिया कि औरत हो मर्द हो किसी भी रिलीजन से हो, चाहे वो एजुकेशन याफ्ता हो चाहे ना हो, वो जाहिल हो अनपढ़ हो, बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता हो, बहुत ज्यादा उसके पास एजुकेशन हो, उसके पास कोई भी क्वालिफिकेशन हो, लेकिन वोट देने का अधिकार सबके पास बराबर होगा, ठीक है। और जब इसने कहा ना, ये ऐलान किया, तो लोग हंसने लगे, बोले हिंदुस्तान के अंदर वोटों के नाम पे बहुत बड़ा जुआ चल रहा है, बहुत बड़ा जुए का खेल चल रहा है। कोई कह रहा था कि भाई नेहरू आज ये जो वोटिंग करवा रहा है ना, बहुत बड़े 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 लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया था, वेस्टर्न जो थिंकर थे उन बहुत बड़े बड़े लोगों ने क्रिटिसाइज किया था। कुछ लोग कहते थे कि भाई आज ये जो नेहरू काम कर रहा है ना, कल लोग नेहरू के ऊपर हंसेंगे,
और नेहरू को इस बात की माफी मांगनी पड़ेगी, मतलब ये जो करने जा रहा है ये इस बात की माफी मांगनी पड़ेगी। और फिर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई नेहरू जो है डेमोक्रेसी का खेल कर रहा है, ये गेम खेल रहा है और कुछ भी नहीं है, इससे कुछ भी हासिल नहीं निकलेगा। ठीक है। और कुछ लोगों ने मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही, वो हैं आपके चैप्टर में आगे, तो उसको देखेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर ये था कि बहुत सारी, असल में कांग्रेस जो थी ना, वो कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी नहीं थी। मैं थोड़ा सा मेरे सेंटेंस में गौर कीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग को करीब कीजिएगा, आपको बात समझ में आएगी। फिर किताब पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो बात आपके क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो पहली चीज ये कि कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी नहीं थी। बोले साहब भाई एक ही पार्टी तो थी, आप ये क्या कह रहे हो कि एक पार्टी नहीं थी? हाँ, कांग्रेस एक पार्टी नहीं थी। बोले वो कैसे, एक पार्टी कैसे नहीं थी? कांग्रेस असल में देखने के लिए तो एक पार्टी थी, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी पार्टी हुआ करती थी। बोले साहब भाई ये तो नई बात बता रहे हो आप, ये कैसे? कांग्रेस जो है, सिर्फ ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के अंदर सिर्फ एक पार्टी आ रही है, एक ही विचारधारा के लोग आ रहे हैं, एक ही तरह के लीडर आ रहे हैं। नहीं, कांग्रेस एक पार्टी तो थी, लेकिन उस पार्टी के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हुआ करती थी। जैसे भाई लिबरल लोग अलग आ रहे हैं, कुछ सेकुलर लोग अलग हैं जो सिर्फ सेकुलरिज्म के झंडे पे ज्यादा फौकियत दे रहे हैं, कुछ कम्युनिस्ट लोग अलग आ रहे हैं, कुछ सोशलिस्ट लोग अलग आ रहे हैं, कुछ इश्तराकीयत का झंडा लेकर के अलग आ रहे हैं। फिर बाद में एक इन्होंने कांग्रेस वालों ने अपने अमेंडमेंट के अंदर एक जो है वो किया, चेंज किया, और उसको चेंज करने के बाद इन लोगों ने ये कर दिया कि भाई अब जो दूसरी पार्टी से ताल्लुक रखेगा वो हमारी कांग्रेस के अंदर नहीं आ सकता। तो आजादी से पहले पहले या आजादी मिलने तक जो कांग्रेस का हाल था वो ये था कि अलग अलग पार्टी के अलग अलग विचारधारा के लोग, सारे लोग कांग्रेस के अंदर शामिल थे। ठीक है। फिर धीरे 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 बहुत सारे, आज भी आप देखेंगे जितनी भी गवर्नमेंटें हैं या जितनी भी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनका ताल्लुक जो आप पीछे जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको कांग्रेस से देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा ताल्लुक जो है सोशलिस्ट से है, सोशलिस्ट पार्टी से है, तो वो जो सोशलिस्ट पुरानी पार्टी है उसका ताल्लुक भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको उसका ताल्लुक कांग्रेस से देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? यस सर। हाँ, अब इससे ज्यादा मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, बस इस बात को किताब की शक्ल में देख लेते हैं। ठीक है। बातें इतनी ही है, लेकिन अब किताब वालों की भी तो सुन लेते हैं ना, बड़ी मेहनत से इन लोगों ने किताबों को लिखा है। मैं आपकी स्क्रीन को ओपन कर देता हूँ। स्क्रीन ओपन है? जी जी सर। हाँ, अब जरा देखते हैं। पहले ये कह रहे हैं कि भाई इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो इलेक्शन कमीशन बनाया गया, कब बनाया गया? 1950 के अंदर। फिर हम ये भी देखेंगे कि फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, हमारे फर्स्ट इलेक्शन के जो हेड हुआ करते थे वो कौन थे। ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो नॉमिनल डेमोक्रेसी वाले हैं ना, तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो इलेक्शन तो कराते हैं, वो हर 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, जिस तरीके से वो लोग कराते हैं उनके यहाँ जो सिस्टम है, उसके बाद इलेक्शन तो कराते हैं, लेकिन इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होता है। फ्री एंड फेयर का क्या मतलब साहब भाई? मतलब एक तरीके से कहें ना कि उसको किसी पार्टी से किसी तरह का कोई फेवर नहीं चाहिए, ना वो उसको वो किसी के खिलाफ है, ना वो किसी के फेवर में, ना किसी से उसको कोई खतरा है, ना उससे किसी को खतरा है, ये वाली कंडीशन है ना। तो इलेक्शन लेकर के अच्छा, एक बात और, हिंदुस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुए थे ना, इंडिया के अंदर, पहली मर्तबा दुनिया के अंदर इतने लार्ज लेवल पर कोई इलेक्शन हुआ था। इससे पहले ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर इससे मतलब इतना लार्ज स्केल पे कभी भी कोई इलेक्शन नहीं हुआ था। ठीक है। क्योंकि भाई यहाँ पॉपुलेशन भी तो थी ना। और दूसरी बात जो इस पार्टी के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि वही कांग्रेस पार्टी जो है इंडिपेंडेंस के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, किस तरीके से उसने डोमिनेशन किया।
और लास्ट में जो आज की क्लास में हम लोग नहीं देखेंगे वो ये है कि भाई किस तरीके से जो अपोजिशन पार्टी हैं वो उभर करके सामने आ रही थी और उनकी पॉलिसीज क्या थी और उनकी विचारधारा क्या थी। तो चैप्टर का नाम वही, और उसके बाद यही कि चैलेंजेस ऑफ द बिल्डिंग डेमोक्रेसी। ठीक है, तो जरा देखते चलते हैं इसको। तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि भाई नेशन बिल्डिंग के अंदर हमें काफी चीजें जो हैं पिछले चैप्टर में जो हमने देखा कि हमें काफी चीजें थी जिसको हमने फेस किया। ठीक है, तो जो अक्सर कंट्रियां थी, अक्सर जो नेशन होते थे, उन लोगों का मानना ये था कि भाई हमें अभी अभी तो आजादी मिली है, तो हम जो सबसे पहले काम करेंगे वो हम ये करेंगे, हम अपने आप को यूनाइट करेंगे। ठीक है, हम अपने आप को यूनाइट करेंगे और डेमोक्रेसी को हम लोग बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज है जिसकी बिना पर डिफरेंसेस आते हैं, जिसकी बिना पर कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसकी बिना पर हमें जो है और ज्यादा परेशानियां हो सकती हैं। तो एक तो ऑलरेडी हम लोग पॉवर्टी के अंदर हैं, दूसरी बात हमारे पास पैसा नहीं है। हिंदी मीडियम में अवेलेबल नहीं होगा सर। यार अभी मेरा नेटवर्क सही नहीं है, वरना मैं दोनों पीडीएफ सामने रख देता। मेरे ख्याल से कोई लफ्ज ऐसा आएगा, आप मुझे बार में पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे डाल करके, मैं सारे अल्फाज को समझा दूंगा। इसको सुन लीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साथ में लेकर के चलूं, लेकिन थोड़ा बहुत तो रह ही जाएगा। रह जाए तो मुझसे आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, कोई वर्ड रह जाएगा तो। अब कॉन्फ्लिक्ट का मतलब लड़ाई हो गया, डिफरेंस का मतलब मतभेद हो गया। मतभेद आते रहेंगे, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होंगी। तो जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र एक ऐसी चीज है जिसकी बिना पर आपस में डिस्प्यूट होता है, आपस में लड़ाइयां होती हैं, आपस में झगड़ा होता है। एक तो हम ऑलरेडी गरीबी के अंदर है, ऑलरेडी पॉवर्टी के अंदर है। तो जब हम पॉवर्टी के अंदर है तो हमारी पहली जिम्मेदारी ये है कि हम भाई खुद को यूनाइट करें, खुद के अंदर यूनिटी लेकर के आए, खुद को संभालने की कोशिश करें। अब ऐसे में अगर हम डेमोक्रेसी लेकर के आएंगे तो जो हमारी कंट्री काम कर रही है, जो फंक्शन कर रही है, वो सारा रुक जाएगा। तो हमारी कंट्री का फंक्शन किसी भी हाल में नहीं रुकना चाहिए। तो इस तरीके से बहाना लेकर के ये लोग डेमोक्रेसी लेकर के नहीं आते थे। ठीक है, और जब एक मर्तबा नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रोल आ जाता था, मतलब एक मर्तबा जब लोकतंत्र हमारे हाथ से निकल जाता था, तो दोबारा उसको लोकतंत्र को लेकर के आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। तो कौन सा भाई मतलब किस तरह की गवर्नमेंट आ जाती थी, तो कई मर्तबा ऐसा होता था कि वो नाम के लिए डेमोक्रेटिक रख लेते थे, लोकतंत्र रख लेते थे, लेकिन वो सिर्फ नॉमिनल होता था, नाम निहाद होता था। ठीक है, सिर्फ वन लीडर उसको कंट्रोल करता था, सिर्फ एक आदमी उसको कंट्रोल करता था, या वन पार्टी, सिर्फ एक जो पार्टी हुआ करती थी वो उसको कंट्रोल किया करती थी, या फिर जो डायरेक्ट आर्मी वाले लोग हैं वो उसको कंट्रोल किया करते थे। ठीक है, और जब भी कोई नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेकर के आता था तो वो इस बात का प्रॉमिस करता था कि भाई देखो, जैसे ही हमारी पॉवर्टी खत्म होगी, जैसे ही हमारा एजुकेशन का लेवल इंक्रीज होगा, जैसे ही हम अपने वादों को पूरा कर लेंगे, हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम डेमोक्रेसी लेकर के आए, तो हम बहुत जल्द डेमोक्रेसी लेकर के आएंगे। लेकिन आमतौर पे वो डेमोक्रेसी लेकर के नहीं आते थे, है ना। ठीक है बाबू, बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? अरे भैया बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है सर। हाँ आनी चाहिए, नहीं आया तो मेरे को बोलना, वरना मेरा चिल्लाना बेकार है। ठीक है, लेकिन जो कंडीशन थी ना इंडिया के अंदर, ये तो हमने दूसरी कंट्री के बारे में देख लिया कि भाई वो लोग बस ताक में रहते थे कि बहाना मिले डेमोक्रेसी मत लेके आओ, बहाना मिले डेमोक्रेसी लेकर के मत आओ। लेकिन हमारा जो इंडिया था ना वो काफी अलग था। ठीक है, क्योंकि जो हमारे लीडर थे इंडिपेंडेंस के, उन लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम लोगों को बहाना बनाना ही नहीं है। हम लोग तो जो सेकंड वाला मतलब जो सेकंड वाला तरीका है, मतलब कि हम डेमोक्रेसी लेकर के आए, डेमोक्रेसी से प्रॉब्लम हो, ठीक है, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझते ही नहीं, हम डेमोक्रेसी को कभी प्रॉब्लम समझते ही नहीं है। हम डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को कभी ये समझते नहीं है कि इसकी वजह से डिफरेंसेस होंगे, इसकी वजह से मतभेद होंगे, इसकी वजह से लोगों के अलग अलग चीजें आएंगी, बल्कि हम तो उसको सॉल्यूशन की तरह देखते हैं। क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर ऑलरेडी इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इतनी ज्यादा अखंडता है, हम उस अखंडता को एकता में लाने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, ये जो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है उसको हम एक तरह से यूनाइट करने की कोशिश करेंगे, और इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इस चीज को वो पहले से ही हमारे जो फ्रीडम मूवमेंट था उससे ही लेकर के आ रहे थे कि भाई हम लोग जैसे ही हिंदुस्तान आजाद होगा तो आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद हम लोग फौरन ही डेमोक्रेसी लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है ना? हम लोगों ने जो इसको देखा ना, डेमोक्रेसी को देखा, बाकी लोगों की तरह नहीं देखा कि भाई इससे तो बहुत ज्यादा डिस्प्यूट होगा, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा, बहुत ज्यादा लड़ाई। नहीं, हम लोगों ने देखा कि भाई यही एक तरीका है कि जिसके जरिए हम सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक अच्छी चीज ये है कि भाई आपके पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन मौजूद होता है डेमोक्रेसी के अंदर। मतलब कोई एक पार्टी काम अच्छे से नहीं कर रही, ठीक है, 5 साल के बाद तुमको बदल देंगे, दूसरे लेकर के आएंगे। कांग्रेस काम नहीं कर रही, ठीक है, जाओ कांग्रेस, बीजेपी लेकर के आएंगे। बीजेपी काम नहीं कर रही, ठीक है, जाओ तुम आम आदमी लेकर के। आम आदमी काम नहीं कर रही, चलो भाई नीतीश की पार्टी को लेकर के आएंगे। नीतीश की पार्टी काम नहीं कर रही, चलो भाई लालू की पार्टी को लेकर के आएंगे। तो आपके पास ऑप्शन है ना यहाँ पर। लेकिन अगर ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होती, यहाँ मुकम्मल तौर पे डेमोक्रेसी नहीं होती, लोकतंत्र नहीं होता, फिर ऑप्शन खत्म हो जाता। भाई काम करे ना करे एक ही पार्टी रहेगी, काम करे ना करे कांग्रेस ही रहेगी, काम करे ना करे बीजेपी रहेगी, काम करे ना करे आम आदमी पार्टी रहेगी, काम करे ना करे जो है जदयू ही रहेगी। ऐसा आप नहीं है ना, क्योंकि हम लोगों ने अल्टरनेटिव ऑप्शन को हमेशा सामने रखा। ठीक है, और जो भी डिफरेंट ग्रुप हैं उनमें जो जितनी भी डिफरेंसेस हैं, जितने भी अलग अलग विचारधारा है, उनके अलग अलग नजरियात हैं, तो सबको हम लोगों एक साथ लेकर के आए, तो सबको इस बात का अधिकार है कि वो अपनी बात को रखे, वो अपने नजरियात को रखे, अपने जो है उसके जो थॉट्स हैं उसको वो रखे, उसके मन के अंदर जो भी बात चल रही है उसको वो रखे। तो उसको रखने का एक ही तरीका है, उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अलावा आप कहीं और उसको रख ही नहीं सकते। ठीक है, अब देखिए ये वाला पैराग्राफ ना, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और इसको बड़ा याद कर लीजिएगा। ऑलरेडी आपको मेरे ख्याल से क्लास 3rd 4th 5th से ये लोग याद कराते आ रहे होंगे, 12th में एक बार फिर बता देते हैं कि भैया भूलना मत इसको। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 जी, 26 नवंबर 26 नवंबर 1949। उस पर साइन कब किए गए? 24 24 जनवरी Jan 1950। 1950। हाँ, लागू कब हुआ? 26 जनवरी 26 Jan 1950। 1950। तो ये 3 डेटें हैं जो मेरे ख्याल से आपके हर एग्जाम, आपके सीयूटी में भी आएंगी। आप अगर पीजी वाला में दे रहे हैं तो पीजी वाले में भी कहीं ना कहीं, अब ये है कि चूंकि डायरेक्टली नहीं आएगी, थोड़ा सा घुमा करके वो पूछ लेगा, पीजी का होगा, और यूपीएससी या फिर पीसीएस का होगा तो उसमें भी घुमा करके वो लोग पूछ लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, ठीक है भाई, इतनी तो बात समझ में आई ना कि कॉन्स्टिट्यूशन आ गया पावर में है। इस डेट से ये तो समझ में आ गया ना कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा चुका है 1950, 26 जनवरी से पहले पहले। यस सर। ये बात समझ आ रही है ना कि भाई 1950 सर से जी। पहले पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा चुका है, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट भी उसका कर चुके हैं। ठीक है, तो अब एक हमारी जो गवर्नमेंट थी, जो हमारी टेम्परेरी गवर्नमेंट हुआ करती थी, यहाँ लिखा हुआ होगा इस तरह कोई लफ्ज, शायद नहीं लिखा हुआ है, चलिए लिखा हुआ, बहरहाल मेरी बात सुन लीजिए। जी सर, लिखा हुआ है हाँ, इंटर्म गवर्नमेंट। तो यहाँ जो टेम्परेरी गवर्नमेंट हुआ करती थी उसने डिसाइड किया कि भाई अब हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेकर के आएंगे जो इलेक्टेड होगी। इलेक्टेड गवर्नमेंट हम लाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे, यानी वो गवर्नमेंट लेकर के आएंगे जो ऑलरेडी इलेक्टेड हो, जिसको लोगों ने चुना हो। ठीक है, तो एक इलेक्शन कमीशन बनाया गया। ठीक है, और उसके जो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, उनका नाम क्या था? सुकुमार सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। सुकुमार सेन साहब हुआ करते थे। तो इस बात को भी आप याद रख लेंगे। ठीक है, और ये कब की बात है?
ये 1950 की बात है। 1950 जनवरी की बात है। ठीक है, ये आपके जो है फैक्ट हैं, इसको थोड़ा सा आपको रट्टा मारने पड़ेंगे। अच्छा, ये जो है ना आपके अलग अलग चार्ट हैं, तो इसको हम जब क्लास खत्म होगी तो उस टाइम मुझे याद दिला दीजिएगा। इन सारे चार्टों को हम लोग अलग अलग देखेंगे। अभी देखेंगे ना तो साथ में मिक्स हो जाएगा, तो बातें पूरी तरह समझ में नहीं आएंगी। कल की क्लास में इसको देख लेंगे, ठीक है। लेकिन भाई अच्छा, ये तो मानते हो ना आप लोग कि हमारी कंट्री बहुत बड़ी है? नहीं मानते हो? अरे मानते हो कि यस नहीं सर। मानते? है बड़ी छोटी है? बड़ी है। बड़ी है। यानी अगर तुम कश्मीर से चल रहे हो तो पहले कहाँ पहुंचोगे? पहले तुम पाकिस्तान पहुंचोगे या पाकिस्तान छोड़ दो, पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं। पहले तुम दुबई पहुंचोगे या पहले तुम केरला पहुंचोगे? अगर डायरेक्ट डायरेक्ट चले जाओ तो कहाँ पहुंचोगे? केरला। दुबई 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 पहुंच जाओगे। दुबई सर। ज्योग्राफिकल एरिया जी उससे सर। बहुत पास है। इससे पता चलता है कि जी भाई सर। हमारी कंट्री जो है ठीक ठाक लंबी है, ठीक ठाक चौड़ी है, बहुत लंबा चौड़ा इसका इलाका है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन जो था ना, उसको रियलाइज हुआ कि भाई यहाँ जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है ना, ये बहुत मुश्किल काम है। कि यहाँ जो इलेक्शन होंगे तो इसको करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि सबसे पहला काम क्या है कि भाई अलग अलग बाउंड्री को हम लोग ड्रॉ करेंगे, अलग अलग बाउंड्री को बनाएंगे, ठीक है। और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी हम लोग बनाएंगे, और ऐसी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाएंगे कि जिसमें ऑन एन एवरेज तकरीबन बराबर बराबर लोग आ जाएं, ठीक है। तो इसको बनाना सबसे ये बहुत बड़ा काम है। इसके लिए आपको कम से कम जो पॉपुलेशन है जो वोट डालेगी उसका आपके पास एक तरीके से डाटा होना चाहिए। तो उस डाटा को मतलब कलेक्ट करना ये भी तो एक बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो और सारे जो लोग भी वोट डालेंगे, सारे सिटीजन जो हैं जो भी वोट डालेंगे, कितना बड़ा ये काम होगा कि सारे लोगों की लिस्ट पता होनी चाहिए, सारे लोगों की उम्र पता होनी चाहिए, सारे लोगों के नाम पता होने चाहिए, और वो एक सिंगल बॉडी के पास, इलेक्शन कमीशन के पास जमा होंगे, उसके पास सबका डाटा होना चाहिए। कितना बड़ा काम था। और यहाँ करोड़ों में आबादी, और वो करोड़ों की आबादी को किस तरीके से उनके वोटों को कंट्रोल किया जाएगा। तो इनको लगा था कि भाई हम 1950 में इलेक्शन करा देंगे, लेकिन इनको एहसास हुआ कि भाई इलेक्शन कराना इतना आसान तो नहीं है। एक तो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। अब आपका दिल्ली का आदमी जो सिर्फ हिंदी बोलना जानता है, उसको उठा करके अगर आप साउथ में डाल दोगे तो भाई वो तो कन्नड़ बोलने वाले हैं, उसको क्या समझ में आएगी। वो तो तमिल बोलने वाले हैं, उसको क्या समझ में आएगी। तो डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि आपको वहां के लोकल लोकल आदमियों से मिलना पड़ेगा और उनसे उनके काम कराने पड़ेंगे। अच्छा, एक बाहर का आदमी आकर के पूरे गांव का नाम पूछ ले, पूरे गांव का नाम पूछ करके रजिस्टर में दर्ज कर ले, ये भी कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए भी लोकल लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार करना, पूरी एक बॉडी तैयार करना, ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम था, ठीक है। और फिर सबको, फिर इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, ये भी बहुत ज्यादा थी। क्योंकि तकरीबन 40 लाख औरतें ऐसी थी, देख रहे, 40 लाख औरतें ऐसी थी जिनके नाम ही नहीं थे। मतलब उसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक क्या हुई थी कि भैया कह दिया गया था कि भाई ये कौन है, तो ये सैयद मुजम्मिल की बीवी है। तो ये कौन है, तो ये जो है वो बरकाती साहब है, तो बरकाती साहब की लड़की है। असल में लड़की का नाम ही पता नहीं है, लड़की का नाम क्या है कौन, तो सैयद मुजम्मिल की बीवी है कौन, तो बरकाती की लड़की। तो ये है कौन, तो इलेक्शन कमीशन को लगा भाई ये तो बहुत ज्यादा मतलब गलती हो रही है, असल में वोट डाल कौन रहा है हमको पता ही नहीं है। तो उन लोगों ने फिर इसको रिजेक्ट किया और कहा कि जाओ भाई इसको दोबारा से तैयार करो, इसको दोबारा से, इसको रिवाइव करो, इसका दोबारा से रिवीजन करो, और अगर जरूरत पड़े तो इसको रद्द भी कर दो। इसको रद्द करो और रद्द करके दोबारा से जाओ, हर एक चीज को अच्छे तरीके से लेकर के आओ, ठीक है। और जैसे हमने कहा कि भाई जिस स्केल के ऊपर ये कंडक्ट हो रहा था इलेक्शन, इससे पहले दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इतने बड़े, इतने लार्ज लेवल के ऊपर कभी इलेक्शन नहीं हुए थे। तकरीबन जो वोट करने वाले लोग थे वो थे 17 करोड़। कितने थे? 17 करोड़। 17 करोड़। आज की आबादी हमारी कितनी है ऑन एन एवरेज? मोदी जी कितना बोलते हैं?
क्षमा करो 145 करोड़ बोलते हैं ना वो अपनी स्पीच के अंदर। अच्छा 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 140 145 करोड़ बोलते हैं। अब देख रहे हैं 17 करोड़ और 145 140 करोड़, कितना मुश्किल है ना इलेक्शन कराना। इलेक्शन को ये करना आसान नहीं है। आगे देखिए, थोड़ा सा इसको और देखेंगे, ठीक है। तो इन 17 करोड़ लोगों को तकरीबन 2200 एमएलए को और 489 मेंबर ऑफ लोकसभा को इलेक्ट करना था, ठीक है। और ये जितने भी लोग थे, मतलब 17 करोड़, इसमें सिर्फ 15% ऐसे लोग थे, वोटर ऐसे थे जो पढ़ना लिखना जानते थे। क्या करना जानते थे? यानी पढ़ना आपको ये लिखना। समझ में आ रहा है कि ये 15% के अलावा सब लोग मतलब अनपढ़ थे, पढ़ना लिखना अच्छे से नहीं जानते थे, उनकी एजुकेशन बिल्कुल मतलब अच्छी नहीं हुई थी, है ना। और जाहिर सी बात है, जब एजुकेशन नहीं हुई तो जो अनएजुकेटेड पर्सन होता है आमतौर पे वो पॉवर्टी के अंदर होता है, गरीबी रेखा के नीचे आता है, गरीब आदमी होता है। तो अब कोई ऐसा सिस्टम लेकर के आया जाए जिसको गरीब आदमी भी समझ ले, जिसको एक अमीर आदमी भी समझ ले, जिसको एक जाहिल आदमी भी समझ ले, जिसको एक एजुकेटेड आदमी भी समझ ले, है ना, जिसको एक 18-20 साल का आदमी भी समझ ले और जिसको एक 80-90 साल का बूढ़ा आदमी भी समझ ले। तो वो सबसे अच्छा सिस्टम, जिस मैंने आपको शुरू में बताया ना, क्या बताया था? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। हम्म फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। एफपी टीपी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, मतलब कि जिसके पास ज्यादा सीटें आ गई वो इलेक्शन जीत गया। इसको थोड़ा सा भी हम ना, इसका फायदा और नुकसान दोनों अभी थोड़ी सी देर में हम इसको देखने वाले हैं, शायद ये या इसके आगे जो वो आएगा उसमें देख लेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या था हमारा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो इसको मैं एक बार और बता देता हूं आपका, शायद इसमें आपको नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। तो फर्स्ट पास्ट पोस्ट का मतलब जिसको जितनी परसेंट वोट मिले उसको उतनी परसेंट सीटें मिली, ठीक है। इसका मतलब यही है कि जिसको पीआर का मतलब जिसको जितने परसेंट वोट मिले उसको उतनी परसेंट सीटें मिली। और फर्स्ट पास्ट का पोस्ट का मतलब ये कि जिसको ज्यादा वोट मिल गए उस सीट पे वो जीत गया, उसका परसेंटेज से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। बात समझ आ गई इतनी? जी आपने ऑलरेडी इसको पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा हो तो उसमें जाकर के यस। पिछला वीडियो उठा करके देखिएगा, मेरे ख्याल से टेलीग्राम पे पढ़ा हुआ इंडियन होगा, समझ में आ कॉन्स्टिट्यूशन। जाएगा। जी कुछ कह रहे हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सर, नहीं कुछ नहीं कह रहे हाँ, वो। इंडियन वो बात कॉन्स्टिट्यूशन थी एट फर्स्ट वर्क है, पास्ट उसके अंदर पोस्ट। भी है। अच्छा, इतने बड़े इतने लार्ज स्केल पे इलेक्शन कराना था तो भाई जाहिर सी बात है कि बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। तो इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 3 लाख ऑफिसर को ट्रेनिंग दी थी इसके लिए। कितने ऑफिसर को? 3 लाख 3 लाख। 3 लाख लोगों को, मतलब कितना पैसा भी खर्च किया गया होगा ना इलेक्शन के ऊपर। अगर मान लो यस सर। कई महीने तक ये प्रोसेस चला है, एक महीने का अगर आप एवरेज ले लो, अगर 1000 भी दे रहे हो तो फिर लगाओ कितना करोड़ों अरबों खरबों रुपया गया होगा इसके ऊपर। बहरहाल, अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो मैं जो यूरोपियन कंट्री की बात कर रहा था, वो लोग हमारे ऊपर हंस रहे थे, वही बात ये लेकर के आए हैं। देखिए, ये कह रहे हैं हमारे जो किताब वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ साइज प्रॉब्लम नहीं था हमारे यहाँ, ठीक है। सिर्फ साइज प्रॉब्लम हो जाना या फिर एक आम इलेक्शन का हो जाना, यही सिर्फ प्रॉब्लम नहीं था, इसके अलावा भी हमारे यहाँ कई प्रॉब्लम थी, ठीक है। जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन था, ये वाकईतन हमारी डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा टेस्ट था, क्योंकि एक ऐसी कंट्री के अंदर हो रहा था जहां बहुत जाहिल लोग हुआ करते थे और जहां बहुत ज्यादा गरीब लोग हुआ करते थे, ठीक है। और जो डेमोक्रेसी थी ना, आमतौर पे बहुत मिनिमम कंट्री के अंदर हुआ करती थी, और सिर्फ यूरोप की कुछ बड़ी बड़ी रिच कंट्री के अंदर हुआ करती थी, जहां बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, ठीक है। कई कंट्री यूरोप के अंदर ऐसी थी उस वक्त भी जो औरतों को वोट का अधिकार नहीं दिया करती थी, ठीक है।
हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री थी, जैसे ही वो आजाद हो। अच्छा, एक बात और मैं बताऊं आपको, कुछ बातें ऐसी थी जिसके ऊपर कोई डिबेट नहीं हुई थी। याद है आपको, हमने जब वो किताब पढ़ी थी लक्ष्मीकांत के अंदर भी ये बड़े अच्छे से दिया हुआ है। तो कुछ बातें ऐसी थी जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिबेट नहीं हुई थी। उनमें से एक चीज ये थी कि भाई जो हमारा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, इसके ऊपर भी कोई डिबेट नहीं हुई थी, इसके ऊपर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। मतलब समझ रहे हैं कि हमारा जो विकसित भारत है वो जहनी एतबार से, मेंटली एतबार से वो कितनी जल्दी विकसित होने लगा था। ठीक है, हमारे दिमागों के अंदर कितनी जल्दी विकसित होने लगा था। हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, जो हमारे वारिस लोग हैं, जो हमारे बाप दादा लोग हैं, जिन्होंने हमको कॉन्स्टिट्यूशन जो है विरासत के अंदर दिया, कितने महान लोग थे वो, कि उन लोगों ने ऐसी चीजों के ऊपर बहस नहीं की और उसको कह दिया कि हाँ ये काम होना ही चाहिए, कम से कम तो इतना हो। ठीक है, इसको अभी हम वापस आकर के थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा वाकईतन बहुत ज्यादा रिस्की था। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा, एक इंडियन एडिटर ने कहा कि भाई ये तो 1 सेकेंड, ये तो जो है एक तरह से जुआ है बहुत बड़ा हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, और एक मैगजीन के अंदर लिखा गया कि भाई ये जो लेकर के आए ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंडिया के अंदर, इसके लिए इनको माफी वगैरह मांगनी पड़ेगी। और ये भी कहा गया कि भाई ये जो है फेल हो जाएगा, ये सिस्टम काम ही नहीं करेगा। ठीक है, और ये भी कहा गया कि भाई ये सिर्फ जो है हजारों लाखों लोगों जो जाहिल हैं उनके, उसको बस सिर्फ वोट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। बहुत तरह की, हजारों तरह की बातें की गई थी। ठीक है, कोई कुछ कह रहा था, कोई अलग आर्टिकल में लोग मजाक बनाते थे, बोले बताओ आजकल जो है जाहिल और अनपढ़ लोग जो हैं और गरीब, मतलब खाने का ठीक नहीं है वोट डालने चले हैं, हाल देखो इनका। इस तरह के ताने मिला करते थे लोग। हमारे उस वक्त के जो हमारे नेहरू जी हुआ करते थे, नेहरू जी को आज हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं उनकी विचारधारा को, बाकी चीजों को लेकर के, लेकिन वाकईतन नेहरू जी ने जो काम किए हैं वो हिंदुस्तान में आज तक शायद कोई नहीं कर पाया है। उन्होंने ऐसे टाइम पे डेमोक्रेटिक कंट्री को बनाया था जिस वक्त लोग डेमोक्रेसी के डी से भी डरते थे। उस वक्त में मतलब बाकी लोग भी थे, लेकिन उनमें बड़ा नाम और अजीम नाम नेहरू जी का हुआ करता था। ठीक है, जो हमारे इलेक्शन थे भाई, जब इलेक्शन कमीशन को एहसास हुआ कि भाई इसको कराना इतना आसान तो है नहीं, तो फिर इसको इन लोगों ने पोस्टपोन कर दिया। फिर अक्टूबर 1952 से लेके फरवरी 1951 से लेकर के फरवरी 1952 तक ये सारे इलेक्शन हमारे हुए। लेकिन हम लोग हमेशा, जैसे अभी मैंने कहा कि भाई जो हमारे पहला इलेक्शन है वो कब हुआ है पूरा, 1952। तो 1952 के नाम से हम तो देख रहे थे 1950 में शुरू हो गया था, फिर 1951 में हुआ है, फिर 1952 में भी हुआ है। तो लेकिन 1952 के नाम से इसको याद क्यों करते हैं? तो इसकी बड़ी वजह यह है कि जो हमारे हिंदुस्तान का अक्सर हिस्सा हुआ करता था, अक्सर पार्ट हुआ करता था, उसके अंदर जो इलेक्शन हुए हैं वो जनवरी 1952 के अंदर हुए हैं। तकरीबन 6 महीने लगे इसकी जो है पूरी पोलिंग के अंदर, या इसकी काउंट करने के अंदर कि किसने वोट दिया है, कैसे क्या हुआ है, कैसे क्या नहीं हुआ। तो ये पूरा जो है प्रोसेस के अंदर 6 महीने लगे, उसके बाद इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। और इलेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन था। ऑन एन एवरेज जो है तकरीबन 4 कैंडिडेट हुआ करते थे एक सीट के ऊपर। ठीक है, और एक अच्छी बात ये थी कि जैसे ही रिजल्ट आया ना, तो जो लोग हार गए थे, जो लोग हार गए थे, देख रहे हो, जो लोग यस हार सर। गए थे उन लोगों ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि इलेक्शन फ्री जी एंड फेयर हुआ है। क्या? यस सर। जी जी। इलेक्शन फ्री एंड फ्री एंड फेयर। पहला फ्री एंड फेयर। इलेक्शन है। और पहले, जाहिर सी बात है, इलेक्शन, पहले इलेक्शन के अंदर कुछ गलतियों की तो गुंजाइश रहती है ना। पहला इलेक्शन हुआ तो पहला इलेक्शन इतना फ्री एंड फेयर हुआ कि जो हारने वाले लोग हैं वो लोग इस बात को मानने लगे कि हाँ ये फ्री एंड फेयर हुआ है, हम लोग अपनी हार को तस्लीम करते हैं। आप थोड़ा सा आज के टाइम पे देख लो, ईवीएम हटाओ, मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि वो लोग गलत कर रहे हैं, उनका हक है, वो जैसा चाहे ऐसा बोले, लेकिन एक आईना दिखाना चाह रहा हूँ, उस वक्त की अहमियत समझाना चाह रहा हूँ। आज आपका 2019 का इलेक्शन हो, 2024 का इलेक्शन अभी आने वाला है, जैसे जैसे बीजेपी अगर जीतती है
तो फौरन जो अपोजिशन की पार्टी है वो आके कहेंगे भाई ईवीएम के ऊपर सवाल उठाएंगे, ईवीएम को हैक किया गया, ईवीएम के साथ ये किया गया, ईवीएम के साथ वो किया गया। अभी पीछे 5 स्टेट के इलेक्शन हुए, उसके अंदर सेम कंडीशन थी हमारे यहाँ, ठीक है। तो ये होता रहता है, मतलब ये एक नेचर है कि भाई जब भी अपोजिशन हारती है तो इस तरह के इल्जामात लेकर के सामने आती है। अगर क्या नाम है इसका, कांग्रेस जीतती तो बीजेपी भी इस तरह के सवाल इकट्ठे खड़े कर देती है। अमेरिका के अंदर आपने देखा था वो ट्रम्प जो है वो जब हार गया था तो उसने कहा था कि भैया इसकी, वो एक नेचर है, चलता रहता है, होता रहता है, ये सारी चीजें आती रहती है। उसके बावजूद भी पहला इलेक्शन हो रहा है, इस इलेक्शन के अंदर जो लोग हारे हैं वो लोग इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गए कि हाँ ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, इसमें किसी तरह का कोई भी फेवर नहीं किया गया है, किसी के फेयर के अंदर ये इलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। ये बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट हुआ करती थी, ठीक है। अच्छा, जितनी भी जब इलेक्शन हमारा बढ़िया हो गया, इसका रिजल्ट बढ़िया आ गया, सब लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो ये जो लोग क्रिटिसाइज इसको किया करते थे, इसके खिलाफ बड़ा बोला करते थे, सब लोग जो है लिखा करते थे, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, तो सारी चीजें खत्म हो गई, सारे क्रिटिसाइज रॉन्ग हो गए, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें फिर कही गई थी। एक बात और देख लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास को खत्म करते हैं, क्योंकि टाइम ऑलरेडी होने ही वाला है। 1 सेकंड हो गया, बस एक बात और देख लेते हैं। जैसे हमको पता ही है कि कांग्रेस शुरुआत के 3 इलेक्शन, पहला कब हुआ 1952, दूसरा 1957 और तीसरा 1962। तो इसके अंदर 62 आमतौर पे जीतने वाली कौन है पार्टी? कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस, जाहिर सी बात है। अब कांग्रेस जीत क्यों रही थी, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि भाई क्यों जीत रही थी। जो पहले इलेक्शन के रिजल्ट थे उसने किसी को भी बहुत ज्यादा अचंभित नहीं किया। रीजन ये था कि भाई कांग्रेस जो थी वो बहुत पुरानी पार्टी थी और उसको लोगों को उम्मीद भी थी कि भाई अगर कांग्रेस जीतेगी कोई तो वो कांग्रेस ही जीतेगी, ठीक है। क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जो सबसे ज्यादा मशहूर थी, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ करती थी, ठीक है। और साथ ही साथ जो है जो नेशनल मूवमेंट थे उसके अंदर जो पार्टिसिपेट था वो सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी का था, ठीक है। और एक यही ऑर्गेनाइजेशन था या एक यही पार्टी थी जो ऑल ओवर कंट्री हुआ करती थी। इसके अलावा जो बाकी पार्टियां थी आमतौर पे वो पूरी कंट्री के अंदर नहीं थी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये भी कि भाई जो जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे उस वक्त के मोस्ट पॉपुलर लीडर हुआ करते थे, तो वो चूंकि इस पार्टी के अंदर थे, वो जाते थे, कैंपेनिंग करते थे और बाकी काम भी किया करते थे, तो इस वजह से इस पार्टी को सत्ता बहुत जल्दी मिल गई और वोट बहुत जल्दी मिल गए, ठीक है। अब देखिए वही हमने बताया ना, फर्स्ट पास द पोस्ट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला, ठीक है। जब फाइनल रिजल्ट आए तो कांग्रेस बहुत ज्यादा सरप्राइज हुई। इसकी वजह ये थी कि कांग्रेस ने 364 सीटें लोकसभा के अंदर हासिल की, जिसमें जो टोटल सीटें हुआ करती थी 489 थी, ठीक है। और बाकी जो दूसरी बड़ी पार्टी हुआ करती थी कम्युनिस्ट पार्टी, उसने 16 सीटें हासिल की, ठीक है। और तकरीबन जो पहला इलेक्शन था उसमें तो सारे उसके अंदर सारे स्टेट के अंदर इसको ही वो मिली, क्या बोलते हैं, कांग्रेस को मिली, ठीक है। जब 1957 के अंदर ऐसा हुआ तो उसमें केरला के अलावा बाकी सारे रीजन के अंदर कांग्रेस पार्टी आई। तो 1947 के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने अपनी गवर्नमेंट को बना लिया, लेकिन 2 साल के बाद इसने एक आर्टिकल का यूज करके वहां पर जो है उस पार्टी को हटवा दिया, ठीक है। कहा जाता है कि भाई ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन का गलत इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। और जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए तो उसके बाद जो फाइनली हमारे प्राइम मिनिस्टर बनकर के आए वो हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब आए थे, ठीक है। जैसे हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा मैप कि ये है हमारा सर रिपीट सर, ये लास्ट वाला पॉइंट
कॉन्स्टिट्यूशन का कहाँ पे गलत इस्तेमाल हुआ था? जो हमारा ये केरला के अंदर गवर्नमेंट बनी थी ना, जी जी सर। तो केरला के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट बनी थी, ये देखिए यहाँ पर आर्टिकल का नाम लिखा हुआ होगा, आप म्यूट कर लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ना आर्टिकल 356। तो इसके तहत उन्होंने वहां की गवर्नमेंट को वहां से हटा दिया था, ठीक है। और पहली मर्तबा इमरजेंसी लगा दी थी, और पहली मर्तबा ये कहा गया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पर मिसयूज हुआ है, गलत इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अभी इस पे आएंगे, आप मुझे 5 मिनट का वक्त दे दीजिए, वहीं पर आ रहे हैं, ठीक है। कहाँ पर थी बात? हाँ, जो हमारा फर्स्ट इलेक्शन है 1952 का, इसमें 364 सीटें हासिल की। जो दूसरी थी सबसे बड़ी पार्टी, उसने 37 सीटें हासिल की। और लोकसभा के अंदर टोटल जो सीटें हुआ करती थी उस वक्त 489 हुआ करती थी। 364 कांग्रेस ने पहली बार में, 371 दूसरी बार में, फिर 361 तीसरी बार में। इस तरीके से ये आप एक बार खुद जा करके ये पढ़ेंगे तो इसको आपको आइडिया लग जाए। इसमें सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि शुरुआत के जो 3 इलेक्शन थे उसके अंदर कांग्रेस बहुत ज्यादा अपर पर थी, ठीक है। देखिए कांग्रेस ट्यूनिंग ये 3 इलेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा थी। Second and third general election 1957, the Congress maintained the same position. The Lok Sabha of the opposition parties, none of the opposition party could win an assembly election. कि भाई एक आध जगह जैसे हम केरला की बात कर रहे हैं, तो केरला के अंदर जो थी टोटल मिलाकर के शायद 126 विधानसभा की सीटें थी। अभी थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं, केरला की जब बात आ गई है तो ये देखिए, इसको देख करके यहाँ पर हम लोग बात को खत्म करेंगे, थोड़ा सा ऊपर का देख लेंगे। तो 1957 के अंदर, 57 ही बोलेंगे ना इसको, 1957 के अंदर पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो नॉन कांग्रेस हुआ करती थी वो नेशनल लेवल पर सामने आई। तो उसने जो टोटल सीट थी वहां के विधानसभा की वो थी 126। ये पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ये 60 सीटें जीत करके लेकर के आई। और फिर एक पार्टी से इसने और वो कर लिया, जो इंडिपेंडेंस पार्टी हुआ करती थी वहां से 5 सीटें ले ली, तो टोटल इसके पास 65 सीटें हो गई। तो इस तरीके से इन लोगों ने अपनी गवर्नमेंट को बना लिया, ठीक है। और जैसे इन लोगों ने अपनी गवर्नमेंट को बना लिया, फिर तकरीबन 2 साल तक ये अपनी गवर्नमेंट को चलाते रहते हैं। लेकिन फिर कांग्रेस को पता नहीं क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी जो है मतलब थोड़ा सा मामला ऊपर नीचे करती है और फिर वहां थोड़ा सा स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। तो जो हमारी सीपीआई थी, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हुआ करती थी, उसको हटा करके वहां इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके वहां इमरजेंसी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लगा दी जाती है। और इसको कहा जाता है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज हुआ था, ठीक है। एक बात और देख लेते हैं, उसके बाद हम बात को खत्म करते हैं। या एक बात और ऊपर पीछे रह गई है, उसको और देख लेंगे, 10-15 मिनट की बात और है। ये देखिए, मैंने आपको ये बात समझाई थी ना कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, बात समझ आ गई है? वो है दिमाग में? जी जी सर। हाँ, अब इसको देखिए, इस पैराग्राफ को देखिए थोड़ा सा। कांग्रेस ने जो फर्स्ट इलेक्शन में सीटें जीती थी वो कितनी थी? 74% थी। कितनी थी? 74%। लेकिन इसको वोट कितना मिला था? 364। अच्छा, वोट यानी वोट मिल रहा है सिर्फ 45%। 55%। ठीक ठीक ठीक। 45। सिर्फ 45 ही तो बोलेंगे ना यस यार, सर, इतनी यस। हिंदी तो आती है मुझे। 45%, 45 ही तो, हाँ 45% वोट मिल रहा है, लेकिन 74% इसको सीटें मिल रही है लोकसभा के अंदर। ये हुआ क्यों? तो वही आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, मतलब जिसके पास सीटें ज्यादा आ गई और बाकी जो दूसरा है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताऊं, अगर 500 लोग हैं, ठीक है, और वहां 3 कैंडिडेट हैं, एक को मिल गए 200 वोट, एक को मिल गए 200 वोट और एक को मिल गए 100 वोट, ठीक है। 3 कैंडिडेट हैं, एक को 200, एक को 200 और एक को 100, 500 लोगों ने दे दिया। अब
उनमें से किसी के पास 101 थे और एक के पास 199 थे। तो जो 201 वाला आदमी है वो वहां से जीत गया। तो क्या वो जो 201 वाला आदमी जीता है, बाकी जो 299 वोट हैं, जो 299 लोगों की राय हैं, वो तो उसके खिलाफ थी ना। जी जी उनको तो मतलब रिप्रेजेंट तो इनडायरेक्टली उनको भी कर रहा है, लेकिन वो लोग तो नहीं चाहते थे ना उसको बनाना। लेकिन समझने में आसान ये है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाला सिस्टम, तो समझने में आसान होने की वजह से सिर्फ इसको रख दिया गया था। अगर शायद समझने में, और ये जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट है का सिस्टम है, अब चूंकि इसका सारा कंट्रोल पार्टी के अंदर हुआ करता है, लोगों के सामने चेहरा ही नहीं आता है कि वो वोट किसको डाल रहे हैं। और फिर यहाँ हमारे यहाँ लिटरेसी रेट बिल्कुल नीचे है, अनपढ़ जाहिल लोग होते हैं, तो ऐसे के अंदर बड़ा मुश्किल हो जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लेकर के। ठीक है, इसके अपोजिट देखो, 10% वोट मिले थे हमारे दूसरी पार्टी को, ठीक है, जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हुआ करती थी, सोशलिस्ट पार्टी। लेकिन 10% वोट मिलने के बावजूद भी इसके पास 3% सीटें भी नहीं थी। ठीक है, ये भैया वही के वोट तो मिले लेकिन कम मिले तो खत्म हो गए। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर होता तो 10% अगर वोट मिले हैं तो 10% ही सीटें मिलती हैं आपको। ठीक है, यानी अगर 500 सीटें हैं तो कम से कम 50 लोग तो आपके अंदर जाते। अब यहाँ 3% भी नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, इसको ही इन्होंने पूरे समझा दिया। एक बात और ऊपर रह गई थी, मैं उसको आपको और समझा देता हूँ। हाँ, ये वाली बात, इसमें कुल मिलाकर के 2-3 बातें हैं, बड़ी प्यारी प्यारी सी मीठी मीठी सी बातें हैं अगर समझ लो तो। पहली बात यह कि भाई हमारे यहाँ जो सबसे पहले इलेक्शन हुआ था वो किसके जरिए हुआ था? तो हुआ था बॉक्स के जरिए, संदूकों के जरिए। किसके जरिए हुआ था? संदूकों बॉक्स के के जरिए। जरिए से हाँ, वो संदूक कैसे होते थे? उसपे जो है थप्पा लग जाता था, ठीक है, स्टैंप टाइप का लग जाता था। उसपे जो आदमी मतलब वो कर रहा है, क्या बोलते हैं, इलेक्शन लड़ रहा है, उसकी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हुआ करता है ना, उसको उस पर लगा दिया जाता था और उस पर उसका नाम लिख दिया जाता था। बॉक्स के चारों तरफ उसको वो कर दिया जाता था और उसको पूरी तरह से सील कर दिया जाता था। तो अगर आपको वोट डालना है, आपको एक कागज दे दिया जाता था, उसे आप डायरेक्ट जिसको वोट देना चाहें उसके अंदर डाल दें। तो इसके लिए जो फर्स्ट 2-3 इलेक्शन थे, शायद 2 या 3 इलेक्शन थे, तो जो फर्स्ट के 2 शुरुआती इलेक्शन थे, तो उसके अंदर इस सिस्टम को अपनाया गया, संदूकों वाला, बॉक्स वाला। ठीक है, पहले ऐसा हो गया। तकरीबन 20 लाख बॉक्स इसके लिए बनाए गए थे। कितने बॉक्स? 20 लाख। यस सर। ये है ना, 20 लाख बॉक्स इसके लिए बनाए गए थे, इस काम के लिए, तकरीबन 20 लाख बॉक्स। ठीक है, और फिर आप ये देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद भाई हमारा वही वॉलेट वाला सिस्टम आ गया कि भाई एक पर्चा है, आप जिसको वोट देना चाहते हो उसके ऊपर मुहर मार दो। ठीक है, ये सिस्टम आ गया। तो 1990 तक ये चला। उसके बाद हमारा आ गया ईवीएम। क्या है? ईवीएम आया। तो ईवीएम 1990 के बाद से कुछ कंट्री में 2004 के, मतलब ये कि लास्ट की जो हमारी 20वीं सदी की जो लास्ट वाला एरा था, उसके अंदर ये धीरे धीरे सिस्टम आने लगा और फिर 2004 के अंदर अक्सर जगहों पर इसका इस्तेमाल होने लगा था। ठीक है, तो फिर इसके ऊपर आ गया और आज तक हमारा ईवीएम से हो रहा है। अभी फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं वो लोग इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इसको हैक किया जा रहा है। और अगर वाकईतन ये है ना कि इसको हैक किया जा रहा हो, अगर इस तरह की कोई बात है, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, सुप्रीम कोर्ट उसको तय करेगी, बट अगर है तो उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन का फ्री एंड फेयर होना चाहिए। अगर इलेक्शन देने वाला आदमी और ये जो वोटर है या फिर जो कैंडिडेट है, अगर दोनों फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं लड़ रहे तो इलेक्शन का कोई फायदा नहीं। ठीक है, बहरहाल बात समझ में आ गई।